चलो बेटा स्टार्ट करेंगे। HRM कंटिन्यू करेंगे यूनिट 1 पे। हमने देखा था कल के लेक्चर में ह्यूमन रिसोर्स क्या है, इंट्रोडक्शन देखा था, उसका ओरिजिन वो एक दो टॉपिक मैंने छोड़ दिए थे। मैंने बताया था जैसे ही क्लास चालू होगा प्रैक्टिकली बताऊंगा। जाते क्वेश्चन नंबर 2 पे, व्हाट आर द स्कोप, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर ये क्वेश्चन भी आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो स्कोप क्या है? स्कोप में तो तुम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। स्कोप क्या है? द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज वेरी वाइड, मीन्स बहुत बड़ा है। इन फैक्ट नो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी इज कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम ह्यूमन, यानी कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहां पे ह्यूमन ना हो, इंसान ना हो। इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत है। इवन ऑटोमेटिक प्रोसेस एंड इक्विपमेंट are designed and implemented by someone capable and motivated people can be profound impact on organization। सीधा बताया, अगर आपका बिजनेस ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक का मतलब डायरेक्टली मशीन से ही चलता है तो भी मत सोचो कि इंसान की जरूरत नहीं है। वो डिजाइन बनाने के लिए, वो मशीन को चलाने के लिए ह्यूमन की जरूरत तो पड़ेगी, उसकी केयर करने के लिए, उसको देखने के लिए कि कुछ अनसर्टेनिटी ना हो जाए। इट मीन्स ऐसी कोई जगह नहीं है बिजनेस में जहां ह्यूमन की जरूरत नहीं होती। रिसर्च इन बिहेवियर साइंस, न्यू ट्रेंड इन मैनेजिंग नॉलेज वर्कर एंड एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग हैज एक्सपांड द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन रिसेंट ईयर। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, ह्यूमन रिसोर्स का स्कोप कम होने के बदले बढ़ रहा है। तो बताया द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, नाम सुना होगा तुमने, IIPM, स्पेसिफाइड द स्कोप ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट। उन्होंने एक्सप्लेन करा कि ह्यूमन रिसोर्स का स्कोप क्या है। तो देखते हैं, नंबर 1 पर्सनल एक्सपेक्ट, यानी व्यक्तिगत लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स का महत्व क्या है। तो बता दिया कि उनका काम क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स का, कि मेन पावर प्लानिंग करना, कितने लोगों की जरूरत है, उनको रिक्रूट करना, उनको सिलेक्ट करना, उनको नौकरी पे इंक्लूड करना, ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ले ऑफ का मतलब निकाल देना, रेम्यूनरेशन, पगार देना, इंसेंटिव, यानी पर्सनल लेवल पे भी देखने जाओ तो ये सब डिसाइड करने के लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और जो ये मैनेजमेंट करता है कि कितने लोगों को लाना है, कितनों को भर्ती करना है, कितनों को सिलेक्ट करना है, कितनों को ट्रांसफर करना है, कितनों को प्रमोशन देना है, कितनों को निकालना है, कितनों को कौन सा फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, कितनों को कितना पगार देना है, तो वो डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ से भी पता चला कि ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट बिजनेस में होना जरूरी है। पर्सनल लेवल की बात हुई। पॉइंट नंबर 2, वेलफेयर लेवल की बात करें तो एज पर द तुमने पढ़ा था फैक्ट्री एक्ट, अगर आपकी कंपनी में 500 एम्प्लॉय से ज्यादा है तो फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक चलना पड़ेगा। अभी आपको कंपनी एक्ट 2013 जो लॉन्च हुआ है उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। तो देखो लिखा हुआ ईट डील, स्पेलिंग सुधार लियो, वो आई डील नहीं है, ईट डील। ईट डील विथ वर्किंग कंडीशन एंड एमेनिटीज। एमेनिटीज का मतलब फैसिलिटीज सच एज कैंटीन, क्रैचेस, रेस्ट रूम, लंच रूम, कंपनी रहने के लिए घर देती है, आने जाने के लिए गाड़ी बस प्रोवाइड करती है, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटीज, जैसे बोलते हैं ना लर्न वाइल अर्न, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एक्स्ट्रा रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। तो ये सब चीजें भी कंपनी को करनी पड़ती है। किसको मकान देना है, कौन सी गाड़ी तो हायर करनी है, कहाँ का गाड़ी लेने जाएगी, कैंटीन में क्या खाना दिया जाएगा, तो ये सब चीजों के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होना जरूरी है, क्योंकि वही डिसाइड करती है कि कौन सी वेलफेयर कौन से वर्कर को देनी है। जैसे अगर लोअर लेवल के वर्कर है तो बस की सेवा, टॉप लेवल वाले तो कंपनी की खुद की प्राइवेट कार होती है जो एम्प्लॉय को दी जाती है, कंपनी का बंगला होता है एम्प्लॉय के रहने के लिए। तो किसको क्या देना है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। तो यहाँ से प्रूफ हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स का स्कोप कितना इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एक्सपेंस।
तो दिस कवर यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, कंसल्टेंसी करना हो, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, ग्रीवियंस आते हैं, कोई एग्रीमेंट को सेटलमेंट करना है, वर्कर और एम्प्लॉय के बीच में कोई झगड़ा हो गया तो डिस्प्यूट को सेटलमेंट करना है, कोई दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है तो बार्गेनिंग करवा के उसका निकाल करवाना है। तो ये सब चीजों के लिए जो डिपार्टमेंट मददगार के तौर पर साबित होता है वही ह्यूमन रिसोर्स। तो यहाँ सब लोगों ने तीन पॉइंट से एज्यूम किया, प्रूफ किया कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या है। पर्सनल लेवल हो, वेलफेयर लेवल हो, कि इंडस्ट्रियल लेवल हो, हर जगह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्पफुल होता है। So we can say that the scope of human resource management is wide in today's modern scenario. Okay, ये तुम्हारा scope over हुआ। अब आता व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मकसद क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, बिजनेस के अंदर हेतु क्या है, गोल क्या है, क्यों होना चाहिए, कुछ मकसद तो होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो मैनेजर होता है, लिखा हुआ है ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नीड टू गेट राइट पीपल इन राइट प्लेस एट राइट टाइम। ये तो आप लेवल से पढ़ते आ रहे कि बिजनेस को चलाना है तो सही जगह पे, सही समय पे, सही लोगों का होना जरूरी है। एंड देन हेल्प देम टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस, उनको ऐसा हेल्प करना है, ट्रेन करना है, मोटिवेट करना है और ऐसी जगह पे रखना है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना बिजनेस में मैक्सिमम एफर्ट दे सके, मैक्सिमम परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सके, जिससे बिजनेस को बेनिफिट हो। तो देखो, देखते बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर 1, टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रीच इज गोल। तो ह्यूमन रिसोर्स का पहला मकसद ये होता है कि बिजनेस के गोल अचीव हो। कब अचीव होगे, अगर राइट एम्प्लॉय को तुमने हायर किया होगा। टू एम्प्लॉय द स्किल एंड एबिलिटी ऑफ द वर्क फॉर एफिशिएंटली, जो लेवल के लिए, जो काम के लिए, जो वर्कर की जरूरत है, जो वर्क फोर्स की जरूरत है, उसको हायर करना। कौन करेगा, ह्यूमन रिसोर्स। ये भी ऑब्जेक्टिव हुआ। टू प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन वेल ट्रेन एंड वेल मोटिवेटेड, अच्छे ट्रेनिंग दिए हुए, अच्छे मोटिवेटेड, अच्छे एफिशिएंट वर्कर देना। कौन देगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। टू इंक्रीज द फुलेस्ट एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन, बिजनेस के साथ साथ जो लोग काम कर रहे हैं तो लोग काम कब करेंगे, जब एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन दिया जाएगा, एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाएगा, एम्प्लॉय को तुम वो प्रोवाइड करोगे जिसके लिए वो काम करना चाहता है। यानी जितना एफिशिएंट एम्प्लॉय होगा उसको उसके हिसाब से उसको बेनिफिट प्रोवाइड करो। तो ये सब कौन नक्की करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मकसद भी यही होता है। टू कम्युनिकेट ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी टू ऑल एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय को बताना कि कंपनी आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, कंपनी ने कौन सी पॉलिसी निकाली है, कंपनी में क्या इंश्योरेंस है, कंपनी मेडिकल फैसिलिटी किस प्रकार की प्रोवाइड करती है, कौन से हॉस्पिटल्स है, आपका वेतन क्या होगा, पगार बोलते हैं, सैलरी क्या होगा, आपका इंसेंटिव क्या होगा, आपको बोनस कैसा मिलेगा। यानी एम्प्लॉय के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसका सॉल्यूशन ह्यूमन रिसोर्स करता है। याद रखना है, एम्प्लॉय का मतलब खाली बॉटम लेवल नहीं। मैंने शुरुआत में बताया कि ह्यूमन रिसोर्स डील विथ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडल लेवल हो, चाहे बॉटम लेवल हो। एंड नंबर 6, टू बी एथिकली एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ सोसाइटी, यानी सही लोगों को सही जगह पे सिलेक्ट करना। ये तुम्हारा हुआ ऑब्जेक्टिव। 3 क्वेश्चन थे ना, व्हाट आर द स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। तो स्कोप भी देखा, वो IIPM ने बताया। ऑब्जेक्टिव भी देखा कि भाई ये होगा तो सही लोग होंगे, एफिशिएंट लोग होंगे, बिजनेस का गोल अचीव होगा, ह्यूमन एम्प्लॉय का गोल अचीव होगा, वो लोग मोटिवेटेड होंगे, हाईली ट्रेंड होंगे, हाईली काम करेंगे, कितने वर्क फोर्स की जरूरत है, कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिसाइड करता है बिजनेस के हक के लिए, एम्प्लॉय के हक के लिए। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। People have always been central. Common है, without human, no business can survive. No business is possible. But their importance is growing in today knowledge-based industry. As organization success depend upon knowledge, skill and ability of the employee. सीधी बात है, अगर आपके बिजनेस में knowledgeable, skillful और सही सक्षमता धराने वाला एम्प्लॉय होगा तो मैक्सिमम एफर्ट देगा, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करेगा, जिससे क्या होगा कि आपके बिजनेस का कॉस्ट कम हो जाएगा, वेस्टेज कम हो जाएगा, प्रोडक्शन एफिशिएंट होगा,
अच्छा होगा, क्वालिटी बनेगी, क्वांटिटी बनेगी, आउटपुट बढ़ेंगे, जिससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। तो वही बताया, एट टुडे एट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस largely depend on knowledge, skill and ability of employee, के ऐसे बोला जाता है। With appropriate human resource policy and practice on organization can hire and develop best brain in the marketplace। सीधी बात है, तो human resource का काम क्या है? बेस्ट ब्रेन। बेस्ट ब्रेन का मतलब अच्छे दिमाग वाले नहीं, जो लोग वो काम के लिए अच्छे हो वैसे लोगों को एम्प्लॉय करना। रियलाइज इट, ये रियलाइज इट है, प्री डिसाइड गोल एंड डिलीवर रिजल्ट बेटर देन अदर। क्योंकि कॉमन है, ह्यूमन रिसोर्स का काम ही होता है, तो उसको ही डिसाइड करना है कि कौन से काम के लिए कौन सा एम्प्लॉय सुटेबल है, एक्सेप्टेबल है, रिलायबल है, भरोसे लायक है। देखो देखते हैं, तीनों तीन लेवल पे देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पीपल टू रियलाइज देयर गोल। 10 नंबर 1 एट इंटरप्राइज लेवल, यानी पूरे बिजनेस लेवल पे। देखो एक अच्छी रिपीट हो गया, कुछ नया नहीं है। गुड ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस कैन हेल्प इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेस्ट पीपल, अच्छे लोग। Planning alert the company to the types of people it will need in the short term, medium term and long term। मैनेजमेंट वाले बता देंगे कि आने वाले समय में हमको कौन से काम पे कौन से लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। सो इट हेल्प इन ट्रेनिंग people for challenging role, develop right attitude toward the job and the company, promoting team spirit among employee, developing loyalty and commitment towards schemes such as a promotion, commission, incentive, amenities, benefits, etc., etc., etc। तो ह्यूमन रिसोर्स को पहले से ही कंपनी प्लानिंग करके बता देगी कि आने वाले समय में हमको इस प्रकार के लोगों की जरूरत है। तो वो हिसाब से कोई भी कंपनी का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर प्लानिंग करेगा कि एम्प्लॉय को लॉयल कैसे बनाना है, कौन से एम्प्लॉय को हायर करना है, कौन से एम्प्लॉय को कौन सी पोजीशन पे प्रमोट करना है, कौन से एम्प्लॉय को कितना कमीशन देना है, कितना इंसेंटिव प्रोवाइड करना है, कौन से प्रकार के बेनिफिट प्रोवाइड करने हैं। ये बिजनेस लेवल हुआ। नंबर 2 इंडिविजुअल लेवल, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हेल्प एम्प्लॉय लेवल की। इट प्रमोट टीम वर्क एंड डेवलप टीम स्पिरिट। बिकॉज अंदर नहीं है, अब तुमने पढ़ा है, बिजनेस इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी where different kind of people are working to achieve business goal। अलग अलग प्रकार के लोग एक ऑब्जेक्टिव को, एक गोल को अचीव करने के लिए साथ में काम करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स का काम यही है, हाउ टू ब्रिंग देम टुगेदर, हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम देम। तो कैसे लोगों को साथ में रखना जिससे कोऑपरेशन बना रहे, उनका टीम स्पिरिट बना रहे, बिजनेस का गोल अचीव हो जाए। It offer excellent growth opportunity to the people who have potential to rise। जिसकी आगे बढ़ने की क्षमता, उनको प्रमोट भी करेंगे। हाँ भाई, ये कैपेबल बंदा है, लॉयल है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, इसको प्रमोशन देने जैसा है। तो ये सब ह्यूमन रिसोर्स नक्की करता है। अब आता है सोशल लेवल। सोसाइटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस। क्यों क्यों सोसाइटी प्ले? लोग कहां से आते हैं? एम्प्लॉय कहां से आते हैं? सोसाइटी से आते हैं। Scarce talent are put to use, company that pay and treat well always race ahead and deliver excellent result। बहुत बड़ी चीज बता दी है कि जो कंपनी अच्छे लोगों को, टैलेंटेड लोगों को, नॉलेजेबल लोगों को अपॉइंट करती है, हायर करती है, तो हमेशा दूसरी कंपनी की कंपैरिजन में आगे ही रहेगी। उसके पास बेस्ट मैन पावर है। अभी बेस्ट मैन पावर कौन सिलेक्ट करके देगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। सोसाइटी लेवल पे काम हुआ, क्योंकि सोसाइटी में डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल घूम रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन से प्रकार के लोगों को हमारे सिलेक्ट करना है। समझ में आया? समझ में आया? चौथा आता है नेशनल लेवल, राष्ट्र लेवल पे क्या होता है? इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हेल्प इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स इन बेटर वे। पीपल विथ राइट स्किल, प्रॉपर एटीट्यूड
and appropriate value help the nation to get ahead and compete with the best in the world leading to better employment and better standard। तो वही चीज है कि ह्यूमन अगर आपके बिजनेस में अच्छा है तो आपको राष्ट्रीय तौर पे बिजनेस को बेनिफिट दिला सकता है। कौन करेगा? ह्यूमन रिसोर्स। ये तुम्हारा वो ऑब्जेक्टिव, स्किल्स एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लियर? अब मोस्ट आईएमपी आंसर अब चालू होते। इसके बाद के जितने भी आंसर है सब आईएमपी, 10 मार्क्स से 15 मार्क में आने के चांसेस है। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एरियाज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? मोस्ट आईएमपी 99.99% पूछा हुआ नहीं शक्यता छे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। व्हाट आर द फंक्शन? फंक्शन तो दो ही होते हैं, मैनेजर फंक्शन, ऑपरेटिव फंक्शन। पर्सनल मैनेजमेंट पढ़ा था एसवाईबी कॉम में, फोर्थ सेम में। व्हाट आर द ऑपरेटिव फंक्शन एंड मैनेजर फंक्शन? द मैनेजर में कितना? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वही है। ऑपरेटिंग में क्या? प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस, कंपेंसेशन, इंटीग्रेशन एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन, वही है। तो एफआईबी.कॉम में जो आपने पढ़ा था वो पर्सनल एम्प्लॉय लेवल पे पढ़ा था, यहाँ पे जो पढ़ोगे वो ह्यूमन रिसोर्स लेवल पे पढ़ोगे। देखो देखते हैं मैनेजर फंक्शन। द बेसिक मैनेजर फंक्शन कंप्राइज ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब देखो यहाँ पे लर्न करने की बात नहीं है। अगर आपको एसवाईबी.कॉम फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था वो आंसर याद है, मैंने उस टाइम भी बोला था कि फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट मोस्ट आईएमपी यूनिट 2 में था, एफएम में वही आंसर रिपीट होता है। खाली फर्क क्या है कि वहां पे एम्प्लॉई देखा था, यहाँ पे देखा था ह्यूमन रिसोर्स किस प्रकार प्लानिंग करेगा। तो प्लानिंग, तो ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग क्या होता है? कब, कितने नंबर्स में, कैसे, कौन से क्वालिफिकेशन के, कौन से नॉलेज के एम्प्लॉय की जरूरत पड़ सकती है। दिस फंक्शन डील विद डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। प्लानिंग ऑफ पर्सनल टुडे, पर्सनली पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉई वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉई वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। द पर्सनल मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू डिटरमाइन प्रोग्राम रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। कैसे रिक्रूट करना है, कैसे भर्ती करना है, कैसे ट्रेनिंग देना है। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि कौन से लोगों की जरूरत है, तो कौन को क्या अथॉरिटी देनी है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, पहले से नक्की करनी पड़ेगी। दिस फंक्शन इज प्राइमरीली कंसर्न विद प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, प्रॉपर असाइनिंग ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, किसको कितनी अथॉरिटी। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब दो ही चीज आता है, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। So organizing is fact is considered to be wool of the entire management. wool का मतलब क्या होता है? एक जात का कपड़ा होता है कि पूरी मैनेजमेंट डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन पे। क्यों? क्योंकि जितनी तुम अथॉरिटी प्रोवाइड करोगे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करनी है। खाली अथॉरिटी काम की नहीं, खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी काम की नहीं, प्रॉपर एलोकेशन होना जरूरी है। नंबर 3, डायरेक्टिंग। This involves guiding of employee, supervision of employee, motivation of employee, controlling of employee. To execute plan, direction is essential. For without direction there is no destination. सीधा एक अगर दिशा नहीं बताओगे तो रास्ता कैसे मिलेगा? दिशा दिखाने वाला होना चाहिए ना। तो एचआर मैनेजर डायरेक्टिंग का भी काम करता है, ये मैनेजर रोल्स में आता है। मेनी टाइम द सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ थिंग रेदर देन डिजाइन। सीधा है कि मैंने आपको, जैसे गूगल, आपको सिंपल है, गूगल मैप में चले जाओ, डिजाइन तैयार है, मगर गूगल मैप के साथ आपको रास्ता पता होगा या आपके पीछे कोई एक्सपर्ट बैठा होगा कि जैसे मैं और हमारे समीर भाई जा रहे हैं, हमारे जाना है करजन। अब मैं गूगल मैप खोलता हूँ, समीर भाई ने करजन का रास्ता देखा हुआ है, तो अच्छा कौन सा रहेगा? गूगल मैप के समीर भाई, भाई समीर भाई, क्योंकि रास्ते में सीधा ही पता है कि भाई आगे से टर्न मार लीजिए, आगे से लेफ्ट ले लीजिए, स्ट्रेट जाने दे, मगर गूगल मैप में को देखना पड़ेगा बार बार। तो वही बताया है, इन्हें प्रूफ हुआ है कि डिजाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, डिजाइन को दिखाने वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंट है।
डायरेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ मोटिवेशन एंड लीडरशिप, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि डायरेक्टिंग में 3 चीज आती है, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन. Thus, personal manager must be effective leader who can win team. While achieving the result, the manager must invariably take care of the concern and expectation of employee at all level. उनकी जरूरत को पूरा करने वाला. चौथा आता है कंट्रोलिंग. Controlling function of management consist of measuring the employee performance. कंट्रोल करना ना, कंट्रोल में क्या पड़ेगा, स्टैंडर्ड नक्की करो, उसके बाद एक्चुअल से कंपेयर करो, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालने के बाद ये देखो कि आपकी खामियां क्या है, खामियां ढूंढो, न करेक्टिव एक्शन लो. ये कंट्रोलिंग का मीनिंग होता है. स्टैंडर्ड नक्की करो, एक्चुअल के साथ कंपेयर करो, दोनों के बीच में डिफरेंस ढूंढो. पॉइंट नंबर 4, जो डिफरेंस है उसके पीछे कारण क्या है, अगर नहीं उसके बाद करेक्टिव एक्शन लेना. The controlling function of management consists of measuring the employee performance, correcting negative deviation यानी नेगेटिव यानी जो differences आते हैं in industrial efficient accomplishment of part. It make individual aware of their performance through report, record and program. मैंने ऑलरेडी बता दिया था. ये सब कैसे नक्की होगा, पहले से तुमने कुछ स्टैंडर्ड सेट करके रखा होगा, नक्की करके रखा होगा. It ensures that activities are carried out with stated plan. तो कंट्रोलिंग में वही होता है ना कि भाई तुमने जैसी दिशा बताई वैसे काम हो रहा है कि नहीं, वो चीज को ध्यान देना. तो दिस इज द 4 मैनेजर फंक्शन इन ऑपरेटिंग और एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. क्लियर. अब जाते हैं ऑपरेटिंग फंक्शन पे. पहला ही पॉइंट आता प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट का मतलब लाना. The first operative function of management is procurement. It is concerned with procuring and employing people, लाना, who possess skill, knowledge and aptitude. इसमें क्या आता है, सबसे पहला आता है जॉब एनालिसिस. पूरा अगर आपको चेक करना हो तो सेकंड सेमेस्टर का पेम्पलेट होता है, एफएम का पेम्पलेट निकालना, लाइन टू लाइन पढ़ लेना, सेम टू सेम है. खाली वहां पर अपना पर्सनल मैनेजमेंट पढ़ा था या ह्यूमन का पढ़ेंगे. तो जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि एनालिसिस करना, भाई कौन से जॉब के लिए, अगर जैसे कंपनी ने बोला कि आने वाले समय में वर्करों की जरूरत है, आने वाले समय, तो एचआर मैनेजर एनालिसिस करेगा भाई कौन से वर्कर चाहिए, उनकी अथॉरिटी क्या होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी. तो इट इज प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक जॉब. जैसे ही वो लोग ने एनालिसिस कर लिया, वो लोग प्लानिंग करना चालू कर देंगे. कैसा प्लानिंग? It is a process of determining and assuring that organization will have adequate यानी जरूरत के मुताबिक of qualified person at proper time performing job which meet the need of the organization. यानी हमको ऐसे लोगों के बारे में प्लानिंग करना है कि हमको आने वाले समय में जैसे हमने एनालिसिस करे वैसे एम्प्लॉय हमको मिल जाएंगे जो हमारे बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड कर सके. इंडक्शन नहीं लिखोगे तो चलेगा. रिक्रूटमेंट मैंने ऑलरेडी यूनिट 2 में पढ़ा चुका है, लोगों को भर्ती के लिए बुलाना. सिलेक्शन मैंने पढ़ा चुका है, जो लोग अप्लाई करा उसमें से उनको सिलेक्ट करना. प्लेसमेंट भी मैंने ऊपर पढ़ा चुका है. प्लेसमेंट का मतलब एक बार उनको सिलेक्ट कर लिया तो उनको नौकरी पे रख देना कि भाई ये बंदा ये काम के लिए सेटेबल है, आपको ये काम करना है, नेसेसरी ट्रेनिंग दी जाएगी. पॉइंट नंबर 7 आता है इंटरनल मोबिलिटी. जैसे द मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर थ्रू ट्रांसफर एंड प्रमोशन इज कॉल्ड इंटरनल मोबिलिटी. ये तुम यूनिट 3 में पढ़ोगे मोबिलिटी क्या है. यानी मेरे क्लास में जो चाय वाला साहब पढ़ाना आ रहा है तो उनको वाड़ी की ब्रांच में ट्रांसफर करना या तो उनको प्रमोट कर देना कि सर आपका लेवल अब बढ़ गया, आप अकाउंट इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स के साथ स्टेटिस्टिक भी पढ़ाओगे. अब होता है सम एम्प्लॉय में लीड क्यों करना पड़ेगा, कि हो सकता है कोई एम्प्लॉय ने रिलीव कर दिया हो, कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड हो गया हो या कोई एम्प्लॉय को निकाल दिया गया हो, तो उसके बदले कोई ना कोई एम्प्लॉय को तो लाना पड़ेगा. तो उसको बोलते हैं इंटरनल मोबिलिटी, यानी अंदर से ही एम्प्लॉय को मूव करना. मोबिलिटी का मतलब मूवेबल, मूव करना. इंटरनल का मतलब अंदर से. इन द बेस्ट
दिस मूवमेंट आर नॉन, ये एक्सटर्नल नहीं है, इसको इंटरनल बोला जाएगा। In the best interest of organization and its employees, such job changes should be guided by the principle and policy। सीधा के सीधा है। ये तुम्हारा मैंने बोला ना कि इजी आंसर है। अगर आपको मेन पॉइंट याद है तो आप अंदर कुछ भी गप्पे मार सकते हो। और ये डेवलपमेंट है बेटा, डेवलपमेंट है, सुधार लेना। बस यहाँ से कंटिन्यू आंसर अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे क्योंकि काफी बड़ा आंसर है। क्लियर? थैंक